उनको बोला कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है, तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, शायद वो देख नहीं पाए होंगे, वो जो भी हो। फिर मैं दुखी था तो मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। मैंने कहा अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश पदाधिकारी हूँ और मतलब जिसकी मतलब मैं सत्ता में हूँ प्रदेश में, मैं सेंटर में भी हूँ और मैं मेरिट में हूँ और मेरिट में होने के बाद मैं कोर्स वर्क भी टॉपर हूँ और एंट्रेंस एग्ज़ाम भी मैं टॉपर हूँ। उसके बाद अगर कोई मेरी बेइज़्ज़ती कर देता है और मतलब वाइस चांसलर ये बोल रही है कि मैं ना टॉपर की इज़्ज़त करती हूँ, ना मेरिट की इज़्ज़त करती हूँ, ना ईसी के नियम की इज़्ज़त करती हूँ, ना तुम्हारी पार्टी और संगठन की इज़्ज़त करती हूँ, तुम होंगे कोई भी। स्वागत है आपका हमारे STM 24 न्यूज़ चैनल पर। और मैं आपकी कहानी आपकी जुबानी जानना चाहता हूँ और बताइए हमारे दर्शकों को कि आपके साथ क्या हुआ है वहाँ पर। जी नमस्ते, मेरा नाम शुभम वर्मा है और मैंने ऐसा जो हुआ है मैं आपको बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी में मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया था। तो पीएचडी में जब मैंने एडमिशन लिया 3 साल पहले, तो यूनिवर्सिटी का एक नियम था जिसमें 14,000 रुपए फेलोशिप सबको मिलेगी। ऐसा एक नियम था और जनरली क्या होता है सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में या सरकारी सभी डिपार्टमेंट में जब आप उसके अंदर एंटर होते हो तो नियम वही चलता है जो पहले से था। लेकिन इन लोगों ने क्या करा हमारे एडमिशन लेने के बाद नियम बदला। लेकिन ठीक है चलो नियम बदल दिया कोई बात नहीं। नियम ये रखा कि स्कॉलरशिप उस बच्चे को मिलेगी जो मेरिट में आएगा या नीडी होगा। और मेरिट की डेफिनेशन इन लोगों ने ये दी कि जो आपका जब एंट्रेंस एग्ज़ाम जो लेती है यूनिवर्सिटी उसमें टॉप करेगा उसको वो स्कॉलरशिप देंगे। ठीक है मेरा एडमिशन हुआ, मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूरे अपने डिपार्टमेंट के अंदर टॉप किया। अब जब मैंने टॉप कर लिया डिपार्टमेंट के अंदर उसके बाद इनने फेलोशिप नहीं दी। फिर कोर्स वर्क हुआ हमारा जो पूरी यूनिवर्सिटी का होता है 6 महीने का। 6 महीने के कोर्स वर्क का जब रिज़ल्ट आया तो पूरी यूनिवर्सिटी के सारे डिपार्टमेंट्स में मैंने टॉप किया। सबसे ज़्यादा नंबर थे मेरे। तो यूनिवर्सिटी में कोर्स वर्क में भी टॉपर रहा, डिपार्टमेंटल टॉपर रहा अपने इसमें जब ये हुआ हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम। मेरिट अकॉर्डिंग टू द ईसी रूल्स मुझे मिलनी चाहिए थी। लेकिन स्कॉलरशिप जो है वो मुझे नहीं दी गई। मेरे कई बार पूछने पर वाइस चांसलर ने घुमाती रही मुझे। उसके बाद रजिस्ट्रार के पास भी मैं गया कि सर मुझे दे दो, तो उन्हें भी स्कॉलरशिप बोले कि मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी और उस उन्होंने भी नहीं दी। कई दिन तक ये लोग मुझे चक्कर लगवाते रहे। फिर इन लोगों ने मेरी वाली जो मिलनी थी मुझे स्कॉलरशिप, वो दूसरे लोगों को दे दी। अब मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, चलो छात्री हैं उनको दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरी क्यों काटी? जब मैं टॉपर हूँ, मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस में यूनिवर्सिटी में टॉप कर रहा हूँ, तो मैं बार-बार माँगता रहा कि आप किसी और को दे रहे हो, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। 1 साल बीत गया, लोगों को मिल के डेढ़-डेढ़ लाख स्कॉलरशिप मिल गई, तब भी मुझे वो 14,000 रुपए ही नहीं मिल रहे। तो मैं बहुत परेशान हुआ, परेशान होता गया। उसके बाद क्या हुआ और भी बच्चे परेशान थे इनसे, तो उनको भी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही थी, फ़ीस 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दी थी, भ्रष्टाचार के कई मामले यूनिवर्सिटी के ऊपर लगे हुए थे, कोर्ट केस भी गए थे भर्तियों के ऊपर। तो वो सब चीज़ों में छात्रों ने आंदोलन कर दिया। उस आंदोलन में मैं शामिल नहीं हो सका। मेरे पिताजी का उस समय जो था वो आँख का ऑपरेशन हुआ था, तो मैं अस्पताल में था, तो मैं उस आंदोलन में नहीं गया। बट वो उस समय छात्रों ने आंदोलन किया, फिर वीसी ने मतलब जैसे आज आंदोलन हुआ है, कल वीसी उनसे मिली है, तो उनने बोला 22 तारीख को कि 23 तारीख को आ जाओ सब लोग मिलने। अब 23 तारीख को मेरी एक आवश्यक बैठक थी भोपाल में, तो मैंने यूनिवर्सिटी में इन्फॉर्म किया कि मेरी एक 23 तारीख को मीटिंग है, मैं 24 को सुबह आ जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं 24 तारीख को सुबह पहुँच गया। 24 तारीख को सुबह जब मैं वहाँ पहुँचा, तो पहुँचते से ही मुझे काफ़ी देर तक तो इंतज़ार करवाया वाइस चांसलर ने। तो जब मैं इतनी देर तक इंतज़ार करता रहा, उसके बाद वाइस चांसलर ने मुझे बुलाया और बुलाकर मुझसे बोला कि मैं तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं दूँगी। मेरे पूरे ईयर जिसमें मैंने टॉप किया था कोर्स वर्क में, पूरा मतलब मेरा सेशन जो पीएचडी का है, हर बच्चे को फेलोशिप दे दी गई, सिर्फ मुझे छोड़ दिया गया कि शुभम वर्मा को नहीं दी। मैंने कहा क्यों नहीं दोगे? बोले कल नहीं आए थे। मैंने कहा उसके पहले तो कई बार आया था आपके पास, 1 साल 1.5 साल से भटक रहा हूँ और मैं एंट्रेंस टॉपर हूँ, यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? कोई कारण नहीं बताया। बोले हो गई अब तुम्हें नहीं मिलेगी। अब मैं इतना निराश हुआ, बहुत निराश हुआ। फिर मैंने ऊपर कुछ लोगों से शिकायत की कि ये मेरे साथ हो रहा है, तो किसी ने उनको कुछ बोला होगा कि आप शुभम के साथ गलत क्यों कर रही हैं या जो भी। तो ठीक है, वो मामला आया गया हो गया। उसके बाद भी मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली। अब मैं दुखी होता रहा, भटकता रहा, फिर मैंने कहा चलो जाने दो, शायद अपने भाग्य में नहीं है। फिर मेरे को लगा कि यूनिवर्सिटी में ये निकले भर्तियाँ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की, तो मैंने एक फ़ॉर्म भर दिया। मैंने एक फ़ॉर्म भरा कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की भर्तियाँ निकली हुई हैं, इसमें मैंने ये फ़ॉर्म भर दिया और उसमें क्या हुआ एलिजिबिलिटी में भी मैं आ गया। और ऐसे-ऐसे कोर्स उसमें रखे हुए थे जो कोर्स कहीं होते ही नहीं है दुनिया में। तंत्र युक्ति, रिसर्च मेथोडोलॉजी, एशियन डिज़ाइन
और कुछ भी ऐसे-ऐसे नाम के थे कि जो पूरे भारत में कहीं पर वो कोर्स नहीं होते। जानबूझकर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं किसको सिलेक्ट करने के लिए रखे हैं। मगर एशियन डिज़ाइन में क्वालिफ़िकेशन जो माँगी थी, अब मुझे लगा पहले तो आर्ट्स वगैरह का कुछ है, बट आर्ट्स उसमें क्वालिफ़िकेशन भी नहीं माँगा। प्रोडक्ट डिज़ाइन माँगा, ग्राफ़िक डिज़ाइन माँगा और वीडियो प्रोडक्शन माँगा, वो तीनों मुझे आते थे। तो मैंने फॉर्म भर दिया, नेट भी क्वालिफ़ाइड था मैं, तो मैं सिलेक्ट हो गया, एलिजिबल हो गया इंटरव्यू के लिए। अब जब मैं इंटरव्यू देने के वाले दिन पूरी तैयारी करने लगा, स्कॉलरशिप का मुद्दा भूल गया, पूरी ईमानदारी से सब डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर गया, तो पता चला कि 3 लोगों ने फॉर्म भरा था, उसमें से 2 आए नहीं। मतलब जिनके फॉर्म सिलेक्ट हुए थे, भरे ज़्यादा थे, तो बाकी सब्जेक्ट में तो ठीक है, मेरे वाले में सिर्फ मैं इंटरव्यू देने आया था और कोई भी नहीं था। तो मेरा चांस तो था एक कि मैं सिलेक्ट हो जाता। मैं अंदर बाहर बैठा हुआ था, इंटरव्यू का वेट कर रहा था, बहुत देर तक तो नहीं आया, 4-5 घंटे नंबर। फिर जब आया तो फिर मेरा इंटरव्यू लेने के लिए लेते समय ही वाइस चांसलर उसके पहले अंदर नहीं थी। उन्होंने कहा शुभम के में मैं रहूँगी। वाइस चांसलर अंदर घुस गई, नीरजा गुप्ता इंटरव्यू पैनल के सामने जाकर बैठ गईं और बेचारे जो वो लोग थे इंटरव्यू लेने वाले, वो सब लोग शांत सामने बैठे हुए थे। उन्होंने कहा बताइए शुभम जी, आप आपके इंट्रोडक्शन दीजिए, मेरा अपनी फ़ाइल सामने रख दो, भारी है। तो मैंने रखी, जैसे ही मैं बताने के लिए मुँह खोला, वाइस चांसलर खड़ी हो गई और ज़ोर-ज़ोर से मुझ पे चिल्लाने लगी, बेइज़्ज़त करने लगी, बोलने लगी तुम्हारी औकात क्या है? तुम क्या समझते हो अपने आप को? मुझसे स्कॉलरशिप माँगने की शिकायत करोगे ऊपर। मतलब मैंने आपको बताया था कि मैंने एक बार शिकायत कर मैंने ये बोला था कि मेरे को स्कॉलरशिप नहीं दे रही है, उसके बाद भी नहीं दी थी। तो वो शिकायत का मुद्दा इनने अब उठाया। इंटरव्यू पैनल में बिना इंटरव्यू स्टार्ट हुए एक अभ्यर्थी के सामने वो वाइस चांसलर उसको बेइज्जत कर रही है 7 लोगों के सामने, जो अलग-अलग यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ प्रोफ़ेसर्स हैं, ये किसी को राइट नहीं। वहाँ पर खड़ी होके बोली तुमने मेरी शिकायत करी थी ना, तुम तो शिकायत करते हो, लोगों से फ़ोन लगवाते हो स्कॉलरशिप के लिए, तुम तो दलाल हो, तुम तो ये करते हो, वो करते हो, तुम्हें कभी प्रोफ़ेसर नहीं बनने दूँगी, तुम्हारे अंदर तो मोरल वैल्यूज़ ही नहीं है, तुम तो बहुत ख़राब व्यक्ति हो और तुम्हें क्यों स्कॉलरशिप दूँ, तुम तो नियम में ही नहीं थे। तो मैंने कहा मैडम 1 सेकंड मैं नियम में था, आपके ईसी के नियम के मुताबिक वहाँ पर लिखा हुआ था कि मेरिट वाले को एंट्रेंस वाले को मिलेगी और मैं मेरिट एंट्रेंस हूँ। कहने लगी नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा था मैंने, वो तो ईसी में नियम तो मैंने ही बनाए, वहाँ कहीं कुछ नहीं लिखा। झूठ बोलने लगी जबकि मेरे पास वो कागज़ है जिसमें नियम है। मैंने बोला मैडम मैं हूँ। कहने लगी अरे वो तो तुम्हारी अटेंडेंस नहीं थी, अटेंडेंस अब मेरी कोर्स वर्क की भी अटेंडेंस है। उसके बाद मैं अपने वीसी से अपने सॉरी एचओडी से मिलता रहता हूँ हर महीने जाके अपने उसके हिसाब से जो मेरा काम चल रहा है पीएचडी का। और मेरा जो है अल्टरनेटिव एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसमें मेरा विजिटिंग वाली फैकल्टी मतलब मेरी जो है वो जो पीएचडी है उसमें मुझे अलग-अलग जगहों पर जाकर स्कूलों की रिसर्च करनी है। तो वो मैंने बोला भी तो मतलब वो कहने लगी, चिल्लाने लगी, मैं तो तुम्हें कभी नहीं बनने दूँगी ज़िंदगी में, तुमने मेरी शिकायत करी है, तुम समझते क्या हो? तुमने मेरे लिए स्कॉलरशिप के लिए शिकायत करी, अब तो ये तुम ऐसे व्यक्ति हो, तुम डीमोरल व्यक्ति हो और तुम्हें कभी इंटरव्यू में पास नहीं होने दूँगी और अभी जब तक मैं हूँ तब तक तो तुम नहीं बनोगे, अगले 10 साल भी मैं तुम्हें प्रोफ़ेसर नहीं बनने दूँगी, तुम्हारे जैसा आदमी कभी टीचर नहीं बन सकता और ये सब बोल के मतलब मेरा पूरा ऐसा चेहरा हो गया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हाथ-पाँव मेरे गुस्से में मतलब लाल और मतलब मेरे को वो लगने लगा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे को क्यों अपमानित कर रही है? मैंने इस औरत का कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ, मैं कोर्स वर्क टॉपर हूँ, मैं ईमानदारी से इनके सामने रहा, हर समय सर झुका के मैडम, मैडम बोलता रहा और ये इनने मुझे 1 साल, 1.5 साल स्कॉलरशिप के लिए लटकाया। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का आज मेरे करियर का इंटरव्यू है, मैं 38 साल का हूँ। उस इंटरव्यू के अंदर आकर ये ऐसे बोल रही है। बेइज़्ज़ती करी उसके बाद वो लोग अब आपको एक इंसान की जब इतनी बेइज़्ज़ती हो जाएगी, क्या बोलेगा वो इंटरव्यू में? उसके बाद वही 1-2 क्वेश्चन हुए मेरे से मतलब मैं उठ के फिर आ गया। उनने सारे लोगों से ये बोलकर गईं बेइज़्ज़त करने के बाद, देख लो इसको लेना हो तो लो, मैं तो नहीं लूँगी। ऐसे बोल के निकल गईं। तो ये ह्यूमन राइट्स का भी मामला है कि मेरा एक अभ्यर्थी के इंटरव्यू में आप घुसकर अपना पर्सनल ग्रज नहीं निकाल सकते। एक इंटरव्यू के अंदर घुस के उन्होंने अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाली, वो भी उनकी तरफ से है, मैंने तो कुछ भी उनका नहीं बिगाड़ा है। मेरे को फेलोशिप नहीं दी, स्कॉलरशिप नहीं दी, जो जिसको मैं डिज़र्व करता था, उनके बनाए हुए नियम से डिज़र्व करता था। जिनको भर्ती करना है उनके लिए सारे नियम वो लगा रही हैं, उल्टे-सीधे नियम भी लगा रही हैं, कोर्ट में 100 पिटीशंस डली हैं। पिछली वाली भर्ती में भी पिटीशन डल के भी इनकी भर्तियाँ रद्द हुई थी कि ये बहुत धाँधलियाँ कर रही हैं। इस बार भी एससी-एसटी रोस्टर का पालन नहीं हो रहा, कहीं फीमेल कैंडिडेट्स के साथ गलत हो रहा है, कहीं वो क्या बोलते हैं, इनके जो कागज़ों पे साइन नहीं करवा रहे, जिनके घर पे लेटर भेज रहे हैं, कुछ के घर पे नहीं भेज रहे हैं। तो ऐसी बहुत से भ्रष्टाचार के मामले इनके पूरे पेपरों में छपे हुए हैं, नियुक्ति पर भी वो लगी हुई है। खुद इतना भ्रष्टाचार कर रही हैं, इवन एक पेपर में तो ये भी छपा है कि इनकी कुलपति होना भी अपात्र है, मतलब वो पात्र नहीं है, उसकी भी आरटीआई लगी हुई है, उसका जवाब नहीं दिया। मैं नहीं जानता है कि नहीं है, मैं बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे 1 साल, 1.5 साल फेलोशिप, स्कॉलरशिप नहीं दी, उसके बाद मेरे इंटरव्यू में आकर इतना बेइज़्ज़त कर दिया कि उसके बाद फिर मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था, मैं बाहर आया।
और फिर आने के बाद मैंने सब लोगों को बोला कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ है, तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, शायद वो देख नहीं पाए होंगे, वो जो भी हो। फिर मैं दुखी था तो मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। मैंने कहा अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश पदाधिकारी हूँ और मतलब जिसकी मतलब मैं सत्ता में हूँ प्रदेश में, मैं सेंटर में भी हूँ और मैं मेरिट में हूँ, और मेरिट में होने के बाद मैं कोर्स वर्क भी टॉपर हूँ और एंट्रेंस एग्ज़ाम भी मैं टॉपर हूँ। उसके बाद अगर कोई मेरी बेइज़्ज़ती कर देता है और मतलब वाइस चांसलर ये बोल रही है कि मैं ना टॉपर की इज़्ज़त करती हूँ, ना मेरिट की इज़्ज़त करती हूँ, ना इसी के नियम की इज़्ज़त करती हूँ, ना तुम्हारी पार्टी और संगठन की इज़्ज़त करती हूँ, तुम होंगे कोई भी। उसने तो बोला मेरे तानाशाही यहाँ पर चलेगी, तो उन्हें अपने हिसाब से चलेगा, यही तो बोला उन्होंने इनडायरेक्टली। बेइज़्ज़त करके भगा दिया, मुझे इंटरव्यू से भी निकाला गया, उसके पहले मेरी फेलोशिप स्कॉलरशिप भी रद्द की गई, बेइज़्ज़त भी किया गया, और अब मेरी पीएचडी वहीं से हो रही है, तो वो भी मुझे मालूम है कि वो नहीं होने देगी। जब मैं जाऊँगा तब मुझे ह्यूमिलिएट करेंगे। तो मैंने एंड ऑफ द डे फेसबुक पर अपना पूरा मुद्दा लिखा, और वो लिखने का कारण ये था कि वाइस चांसलर इतनी ताकतवर है कि उसकी इतने ताकतवर लोगों से संबंध है कि उसको कोई हटा ही नहीं सकता। अगर मैं इसके मतलब लेटर्स तो राज्यपाल के पास साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी जैसी हमारी सांसद हैं भोपाल की, उनने वीसी के खिलाफ लेटर्स लिखे हैं पहले। जब उन सांसद के लेटर से वो लेडीज़ नहीं हट रही है, तो मेरे जैसा एक छोटा-सा व्यक्ति, साधारण कार्यकर्ता क्या कर लेता उनका? तो मैं निराश हुआ, मैंने इस्तीफ़ा दिया कि मैं मतलब अगर पदाधिकारी रहकर एक आदमी नेता क्यों बनता है? एक आदमी नेता बनता है कि वो जनता के लिए लड़ सके, अच्छे काम कर सके, लोगों को न्याय दिला सके, जिनके साथ गलत हो रहा हो, उन लोगों की मदद कर सके। अगर मैं अपनी मदद नहीं कर पा रहा, तो मुझे नेता बनने का कोई हक नहीं। मैं कोई पोस्ट लेकर कलप वाला कुर्ता पहनकर फॉर्च्यूनर में बैठकर घूमने के लिए तो नेता नहीं बना था। मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। वैसे कई सारे छात्र हमारे हैं, वो छात्रों के साथ भी गलत हो रहा है। कई जगह पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अंदर यूनिवर्सिटी में, उनके साथ भी वो इसी तरह से बदतमीज़ियाँ करती हैं। तो मेरे को लगा कि यार मैं अपने कार्यकर्ताओं की भी ज़िंदगी में कभी लड़ाई नहीं लड़ पाऊँगा अगर अपनी नहीं लड़ सका तो। तो मैंने पार्टी से, अपने पद से रिज़ाइन कर दिया। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी से नफ़रत करता हूँ, संघ से नफ़रत करता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे को अपनी लड़ाई जो है वो बाहर रहकर अब मैं लड़ पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं अंदर रहता तो पार्टी पर या मेरे अध्यक्ष पर या मेरे प्रदेश अध्यक्ष पर या युवा मोर्चा के मेरे साथियों पर ये इल्ज़ाम लगाते लोग कि तुम्हारा व्यक्ति अपनी ही सरकार के वीसी के खिलाफ क्यों बोल रहा है। मुझ पर दबाव बनता, उन पर दबाव बनता, उन्हें अपमानित किया जाता। इसलिए मैंने, वो अपमानित ना हों, पार्टी पर लांछन ना लगे, संगठन पर ना लगे, तो मैंने वहाँ से रिज़ाइन करा और अब मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ वीसी को हटाने की। और जब से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, मेरे पास कम से कम 1000 पेपर कटिंग्स लोग भेज चुके हैं कि इनने मेरे साथ भी ऐसा किया, इनके खिलाफ इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप हैं। वो सब मैं डेली पेपर के अपने फेसबुक वगैरह पर भी डालता जा रहा हूँ, और सब चीज़ें मैं उजागर करता जा रहा हूँ धीरे-धीरे। इन्होंने नियुक्तियों में भर्ती की है, इनने स्कॉलरशिप में भी मतलब नियुक्तियों में भ्रष्टाचार किया है, उसके अलावा स्कॉलरशिप में भ्रष्टाचार किया है, कई सारी चीज़ों की भ्रष्टाचार, अपात्र होना, ये सारे के सारे मुद्दे लोग उठा रहे हैं। आज मेरे ये लिखने के बाद मध्य प्रदेश के कम से कम 100 अखबारों में ये खबर छपी है। मध्य प्रदेश के बहुत सारे युवा मेरे समर्थन में आए हैं, हर ज़िले से मेरे समर्थन में पोस्ट डली है, ट्विटर पर मेरे समर्थन में लोग आ गए हैं। आम जनता, सब लोग ये बोल रहे हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर करना चाहिए। तो अब ये लड़ाई मेरी निजी लड़ाई नहीं है, एक भ्रष्ट अधिकारी है, एक भ्रष्ट वाइस चांसलर है जो हमारे प्रदेश में आई है बाहर से, और वो हमारे प्रदेश में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रही है। और हमारे प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी जो कल्चरल मिनिस्ट्री की यूनिवर्सिटी, उसके अंदर ये सब धांधली चल रही। मेरे जैसा आदमी जो इतनी बड़ी पोस्ट पे था, यदि उसके साथ ये हो सकता है, बाकी बच्चों का तो क्या हाल है आप समझ सकते हो। वो बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं, वरना उनकी बस निकाल दिया जाएगा उनको तुरंत। लेकिन वो मेरे थ्रू लड़ रहे हैं, वो बोल रहे हैं भैया आप करो। तो ये सब मेरे साथ हुआ, और इसलिए मैंने रिज़ाइन किया।